अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। इसमें हमने जाना अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं एवं इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा ही की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अभी मैंने आपको क्या बोला था? मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र में आती हैं। इन्होंने उसमें एक चीज और जोड़ी है कि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं और इनकी पूर्ति के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं मनुष्य द्वारा, वह सब अर्थशास्त्र का विषय है। अब आप जरा ध्यान से सुनिए, मनुष्य कोई भी आर्थिक क्रिया क्यों करता है पता है आपको? अर्थ कमाने के लिए। और वह अर्थ कमाना क्यों चाहता है? क्योंकि उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति उसे करनी है, और वह आज के आर्थिक युग में अर्थ से संभव है। क्या आपको ये बात समझ में आती है सारे लोगों को? आप लोग अपना कैमरा प्लीज ऑन रखिए, क्योंकि आपकी माइक भी ऑन है, कैमरा भी ऑन है, तो फिर मैं पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा सीधे बगैर प्रतिक्रिया के अभाव में। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो मैं वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो फिर तो वही बात हो जाएगी, आप वीडियो देख लीजिए, काम आपका वहां से भी पूरा हो जाएगा। ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। यहाँ आपकी ये इंटरेक्टिव क्लास है, और इंटरेक्टिव क्लास इसलिए है कि आपने जो वीडियो देखा उसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई और मैं इसे पुनः अगर समझा रहा हूँ तो आप अपने डाउट यहाँ रख सकें। वो डाउट आप रख तभी पाएंगे जब आपका अपना कैमरा हमेशा ऑन रहेगा, तो आपका पता भी चलेगा कि आप कितना उसे समझ पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने छोटे बच्चे हैं कि आपको यह तथ्य बार बार बताना पड़े कि लर्निंग जो है ये टू वे प्रोसेस है, ये वन वे नहीं है। सत्यनारायण की कथा थोड़ी है कि पंडित जी आए और संस्कृत में पढ़ते चले गए, और सुनने वाले को सुनने में तो आया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या कहे गए। आखिर में बस इतना समझ में आता है कि पंचमो अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय, प्रसाद बांटो। बच्चे भी इसीलिए बैठते हैं कि प्रसाद मिल जाएगा। तो ये सत्यनारायण की कथा तो है नहीं भाई, यहाँ तो आप आए हैं सीखने के लिए, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में अगर आपको कोई बात समझ में आती है तो भी आप प्रतिक्रिया दें, नहीं आ रही तो भी पूछते चलें। इतनी बात क्या सभी लोगों को समझ में आई कि मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाएं जो उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह करता है, यह सब अर्थशास्त्र का विषय है। हाँ, यस सर। तो इसके अंतर्गत आपने जो पढ़ा, इसमें विभिन्न विद्वान रहे, उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से कुछ परिभाषाएं दी, तो उनको हमने कैटेगराइज कर लिया। धन से संबंधित परिभाषाएं, भौतिक कल्याण से संबंधित परिभाषाएं, दुर्लभता यानी कि सिलेक्शन से संबंधित परिभाषाएं, आवश्यकता विहीनता, और अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषाएं। इन्हें हम बारी बारी से जानते हैं। धन से संबंधित जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी गई उसमें सबसे प्रमुख आते हैं एडम स्मिथ, क्योंकि यही अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने बोला अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान है अर्थात कुछ नियम सिद्धांत, कुछ ऐसी मान्यताएं होंगी, कुछ ऐसी ऐसे सिद्धांत होंगे जो हर स्थिति में एक जैसे रहेंगे। लेकिन अपवाद सिर्फ इतना है कि ये विज्ञान है, लेकिन ये मानवीय विज्ञान है, मानवीय शास्त्र है। तो मानवीय शास्त्र जितने भी होते हैं वह रिजिड नहीं होते हैं प्योर साइंसेस की तरह। जो परिशुद्ध विज्ञान है जैसे कि रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, उनकी तरह ये रिजिड नहीं होते। इनमें समय काल स्थिति मन स्थिति के अनुसार जो है परिणाम जो है वो भिन्न भिन्न भी देखे जाते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन सेम रहता है, डायरेक्शन नहीं बदलता है। डायरेक्शन का मतलब क्या है? जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि राष्ट्र की यदि किसी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है, कह लीजिए, यदि किसी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है वह अधिक है, और वहां की जनसंख्या किसी अन्य देश की जनसंख्या की तुलना में एक जैसी है, समान है लगभग, दूसरे राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है वह कम है, जनसंख्या दोनों राष्ट्रों की समान है, तो यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रति व्यक्ति आय भी जिसकी राष्ट्रीय आय ज्यादा है उसकी ज्यादा होगी। ठीक, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे हालात सेम सेम ना हो। वो तब नहीं होंगे जब एक राष्ट्र का जो धन का संग्रह है वो कुछ लोगों के पास हो, और दूसरे राष्ट्र में जो धन है वो बटा हुआ हो। तो आप पाएंगे कि स्थितियां थोड़ा भिन्न हो सकती हैं कल्याण की। पर कैपिटा इनकम तो सेम होगी, लेकिन कल्याण की स्थिति जो होगी वो डिफरेंट पाई जाएगी, क्योंकि जिस राष्ट्र में धन का केंद्रीकरण कुछ लोगों के पास होगा, जैसे भारत जैसे देश है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि लगभग इस देश का 5% पैसा 95% लोगों के पास है, और
5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% धन है देश का। और यही वो वजह है कि आप ये देखते हैं कि एशिया में भारत के 2 ऐसे लोग हैं जो एशिया में सबसे ज्यादा अमीर माने जाते हैं। एक तो मुकेश अंबानी और दूसरे अडानी ग्रुप के सदर जो हैं वो। ठीक, तो आपको ये पता होगा कि एशिया में सबसे ज्यादा अमीर ये 2 लोग हैं। एशिया में चाइना भी आता है जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां का भी कोई व्यापारी हमारे यहाँ के इन दोनों व्यापारियों से धन में आगे नहीं है। ये दोनों लोग धन में सबसे अमीर हैं। लेकिन इस देश के जहाँ के 2 लोग धन में जो है एशिया में अव्वल हैं, सबसे आगे हैं, वही ये देश है जहां पर अभी भी लगभग 25 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। तो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? और ये क्यों है? क्यों इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं? उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे धन का केंद्रीकरण है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ लोग जो सामान्य रोजी रोटी की आवश्यकताएं हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उन्हें पूरा करने में भी अक्षम है। क्यों? क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी रही हैं जब से हम आजाद हुए तब से लेके अब तक। अभी भी ऐसा नहीं कि जो है कोई कांग्रेस या बीजेपी वाली बात है। हमारे यहाँ की जो नीतियां हैं वह नीतियां ऐसी रही हैं कि जिनमें गरीब पे ध्यान देने की बात बहुत कही गई, लेकिन उन पे ध्यान दरअसल दिया कम गया। गरीबी के लिए जितनी भी समितियां बनाई गई हैं समय समय पे बच्चों, उनकी रिकमेंडेशंस फॉलो ही नहीं की गई। जो जो रिकमेंडेशन कही गई उनमें से कुछ कुछ सेलेक्टिव रिकमेंडेशन फॉलो की गई, और जो ऐसी रिकमेंडेशंस थी जो फॉलो करनी चाहिए थी सरकारों के द्वारा या लागू करनी चाहिए थी, जिन्हें फॉलो भी किया गया उन्हें सही से लागू नहीं किया जा सका। इस वजह से अभी भी ये जो बड़ी खाई है गरीब और अमीर की देश में है। तो ऐसे देश में जहां पर धन का केंद्रीकरण ज्यादा होगा, आप पाएंगे कि वहां पर लोग खुश कम रहेंगे। और जहां पर धन का समान वितरण होगा, वहां का जो हैप्पीनेस इंडेक्स होगा, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स कह लीजिए, वह कैसा होगा? वह अच्छा होगा। ठीक है, चाहे मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से आप देखेंगे, एचडीआई जिसे बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, चाहे आप किसी अन्य दृष्टि से देखें, पर कैपिटा इनकम से देखेंगे तो भी। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा था वो ये कि एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र में धन ही अध्ययन में लिया जाता है, तो ये धन का विज्ञान है। यहीं पे एक और बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, धन संबंधी अर्थशास्त्र की जो अगुवाकार थे, जो वकालत करते थे कि अर्थशास्त्र धन से संबंधित है, उसमें जेएस मिल आते हैं। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन के व्यवहार तथा उसके वितरण व उत्पादन से जुड़े हुए नियमों का अध्ययन करता है। एक तो धन का व्यवहार, धन को लेकर के मनुष्य की व्यवहार की स्थितियां क्या हैं, पहली बात। दूसरा, उसका वितरण कैसा है देश में, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि कुछ लोगों के पास धन खूब है, कुछ के पास बहुत कम है, कुछ के पास नहीं ही है। भारत में अभी भी भिखारियों की संख्या सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। ठीक है। सर, हाँ बेटा। सर विकरण का मतलब क्या होता है? वितरण का मतलब, वितरण का मतलब यस सर। होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपके घर में मान लेते हैं कि चॉकलेट आई 4, ठीक है, और आप 2 लोग हैं, तो आप में से आपके छोटे भाई को 3 दी गई, 1 चॉकलेट आपको दे दी गई। ये वितरण है, लेकिन ये असमान वितरण है। और अगर 2-2 चॉकलेट दे दी गई तो ये भी वितरण है। वितरण माने बांटना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो धन जो है उसका यस सर। वितरण कैसा है, समान है या असमान है, ये देखना होगा। उत्पादन से जुड़े हुए कुछ नियम है, ठीक है, उनका यह अध्ययन करता है। उत्पादन धन का नहीं, उत्पादन वस्तुओं का, सेवाओं का, उनका अध्ययन किया जाता है इसमें। क्योंकि जब आप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो उसी से जो है कहीं ना कहीं धन आप कमा पाते हैं। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशंस आपको अपने नोट का हिस्सा बनानी है, एडम स्मिथ का और जेएस मिल का। बाकी डेफिनेशंस हैं जो पढ़नी है। जेबीसी ने वही बात कही, अर्थशास्त्र का विज्ञान है जो धन और संपत्ति का विवेचना करता है। यहाँ विवेचना का तात्पर्य एनालिसिस से है। ठीक है, जब आप किसी चीज की जो है गहराई से उतर करके एक एक पार्ट का अध्ययन करते हैं तो उसे एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, ओके। धन से संबंधित जो परिभाषाएं रही हैं, इनकी विशेषता क्या है कि इन पे धन पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। ठीक है, दूसरा, भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित करना, इसमें उन वस्तुओं को ही केवल शामिल किया गया है जो देखी जा सकती हैं। भौतिक का मतलब होता है जिन्हें
देखा जा सकता हो, जो दिखाई देती हैं, और जिन्हें छुआ जा सकता है, दैट कैन बी वॉच्ड एंड नोटिस्ड एंड टच्ड, मतलब दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, जो छुई और देखी जा सकती हैं। जैसे कोई भी चीज है, मोबाइल है मान लिया ये मेरा, तो ये देखा जा सकता है, ठीक है, छुआ जा सकता है। लेकिन जो मेरे विचार हैं वो देखे और छुए नहीं जा सकते, तो उसे क्या बोलेंगे, वो भौतिक नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल, अमूर्त, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। बात क्लियर है? तो अभी तक आपने ये जान लिया कि भौतिक वस्तुओं को ही धन संबंधी परिभाषाओं में शामिल किया जाता था। धन को मानवीय सुख का साधन माना गया था। ये मान लिया गया था कि जितने भी सुख हैं, सारे सुख आपको मानवीय कारण से ही मिल सकते हैं, ठीक है, बात आपको समझ में आती है? करें थोड़ा सा, देखिए, धन से संबंधित परिभाषाओं की विशेषताओं में धन पर अधिक बल दिया गया है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में धन को ही केंद्र बिंदु माना है। भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित करना, जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, वो वस्तुएं भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं, और इन वस्तुओं को धन के अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले धन जो है वो केवल यही जो नोट और सिक्के होते हैं यही नहीं होता था, अलग अलग समय में विभिन्न वस्तुएं धन के रूप में एक्सेप्ट की जाती रही हैं। गोधन एक शब्द था, गायों को धन के रूप में माना जाता था, या तमाम तरह के चमकीले पत्थर होते थे, महंगी धातुएं होती थी, वो सब धन के अंतर्गत आते थे। लेकिन ये सारी वस्तुएं भौतिक होती थी। मानवीय सुख का साधन, इस तरह की जो धन संबंधी परिभाषा देने वाले लोग हैं, वो सब मानते हैं कि धन ही मानवीय सुख सुविधाओं का एकमात्र साधन है। मनुष्य सुखी रह सकता है अगर उसके पास धन हो, ऐसा ये मानते हैं। स्वहित से प्रेरित आर्थिक मनुष्य की कल्पना, ये ऐसे मनुष्य की कल्पना करते हैं, इनका मानना है कि मनुष्य वो होता है जो अपने हित को हर तरह से पाने के लिए सारी गतिविधियां करता है। मनुष्य कभी भी अपने अहित का कार्य नहीं करेगा, ऐसा ही मानते हैं। मनुष्य को एक विवेकवान व्यक्ति मानते हैं, विवेकशील व्यक्ति मानते हैं, जो अपने हित के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है, ठीक है। तो ये हो गई परिभाषाएं। इन इस तरह की परिभाषाओं में एक और विशेषता है कि सामाजिक और व्यक्तिगत हित, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है कि सामाजिक और व्यक्तिगत हित, यानी इन दोनों हितों में आपस में कोई विरोध नहीं है। अगर आप अपना व्यक्तिगत हित करते हैं तो सामाजिक हित भी आप कर रहे होंगे। जैसे व्यक्तिगत हित क्या है, आप अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, तो जब आप अधिक से अधिक धन कमाना चाहेंगे तो आप कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करेंगे, कोई उत्पादन करेंगे कहीं पे, या आप कोई वस्तु एक जगह से खरीद के दूसरी जगह पे बेचेंगे, या यह भी हो सकता है कि आप कोई सेवा किसी को दे रहे होंगे। ये सब आप जब कर रहे होंगे तो आप अपना व्यक्तिगत हित साध रहे होंगे, और इसी में सामाजिक हित भी हो रहा होगा। आप जिसको जो सेवा दे रहे होंगे, डॉक्टर के तौर पे आप किसी का इलाज कर रहे होंगे, टीचर के तौर पे आप किसी को पढ़ा रहे होंगे। क्यों पढ़ा रहे होंगे, क्यों इलाज कर रहे होंगे, क्योंकि आपको फीस चाहिए। लेकिन ऐसे में उसका इलाज भी तो हो रहा होगा उस मरीज का, है ना, उस शिक्षार्थी को कुछ पढ़ने में भी तो आ रहा होगा, सीख भी तो हो रहा होगा। तो जब आपका व्यक्तिगत हित सधता है तो सामाजिक हित भी सधता है। इनमें आपस में कोई अंतर विरोध नहीं है कि अगर आप सामाजिक कार्य करेंगे तो आप व्यक्तिगत फायदा नहीं कर सकते। ये तो लोगों ने एक भ्रम फैला दिया है कि आप अगर सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो आप जो है दूसरों का नहीं करेंगे, अगर आप व्यक्तिगत जो है उन्नति कर रहे हैं तो आप दूसरों का अहित करेंगे, ऐसा गलत है। हाँ, दिखाया तो जो जा रहा है कि जो लोग सामाजिक कार्य करने वाले हैं, टिकल बात यह है कि वो ज्यादा अहित कर रहे हैं, सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स, ठीक है, क्योंकि वो सामाजिक कार्य के नाम पर जब वो व्यक्तिगत हित साधते हैं तो एक तरह का झूठ भी है और धोखा भी है, ठीक है। तो जरूरत इस बात की है कि आप बिजनेस पर्सन बने जो ये कहता है कि मैं लाभ के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन वह लाभ के लिए काम करते हुए भी लोगों को तमाम तरह की वस्तुएं जो उनकी आवश्यकता के लिए, उनके जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है, उन वस्तुओं को और साथ ही साथ उन सेवाओं को प्रदान करता है जिनके बिना सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक अ, कार्य ही आप करें, उसी के नाम पे सामाजिक कार्य होगा ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत हित भी अगर आप साधते हैं तो भी आप सामाजिक हित को साध सकते हैं, इनमें आपस में कोई अंतर विरोध नहीं है, ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद में आता है कि ये जो धन संबंधी परिभाषाएं हैं इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, मतलब इनकी कुछ कमियां निकाली गई। जब आप किसी पुरानी जो विचारधारा होती है उसकी कमी निकालते हैं, तभी आप कोई नवीन विचारधारा दे पाते हैं। तो नवीन विचारधारा थी कौन सी, भौतिक कल्याण से कल्याण से संबंधित
अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। ये परिभाषा मुख्य रूप से जिन्होंने दी थी उसमें मार्शल आते हैं, ठीक है। उन्होंने, मार्शल ने और उनके जैसे ही जो विचारधारा रखने वाले लोग थे, उन्होंने इसकी आलोचना की। आलोचना करने वालों में प्रमुख रूप से विलियम मैरिस थे, जिन्होंने इसको घृणित विज्ञान कहा। इन्होंने कहा केवल धन पे बहुत ज्यादा जोर देना अच्छा नहीं है। इन्होंने इसको घृणित विज्ञान कहा। घृणित माने ऐसा जो हेटफुल है। कार्लाइल ने इसे कहा कुबेर विधा, मतलब धन कमाने की ही विधा केवल है। आप केवल धन 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 कर रहे हैं। अर्थशास्त्र केवल धन का नहीं, मनुष्य के कल्याण का विषय होना चाहिए। केवल धन कमाना ही अर्थशास्त्र थोड़ी है, उन्होंने ऐसा कहा। रस्किन ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये दरअसल रोटी मक्खन का विज्ञान शास्त्र है। रोटी मक्खन खाली मतलब ब्रेड एंड बटर जिसे बोलते हैं, खाली रोजी रोटी कमाना, क्या यही अर्थशास्त्र है? रस्किन ने कहा कि नहीं, अगर आप अर्थशास्त्र को केवल रोजी रोटी कमाना मानते हैं तो ये गलत है, ये और भी बहुत कुछ है। तो इन्होंने इन बातों के आधार पर, अगर आप देखेंगे, विलियम मैरिस का घृणित विज्ञान इन्होंने अर्थशास्त्र को कहा, कार्लाइन ने इसको कुबेर विधा बोली, और रस्किन ने इसको ब्रेड एंड बटर का साइंस या विज्ञान कहा। इसके आधार पे इन्होंने कहा कि आपने धन पर बहुत बल दिया और मनुष्य के कल्याण की उपेक्षा कर ली। जिसके पास धन है वह हर व्यक्ति क्या सुखी है? इनका एक सवाल था। हर व्यक्ति जो धनवान है वो सुखी नहीं है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा सुख है ना। उसके बाद समाज में अगर आपकी संतान अच्छी है तो आप सुखी होंगे। अगर लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, सम्मान देते हैं, तो आप सुखी होंगे, है ना। आप कहीं जाइए, बहुत धनपति हैं लेकिन लोग आपका अपमान कर रहे हो, जैसे अंडरवर्ल्ड के लोगों को ले लीजिए, आतंकवादियों को ले लीजिए। धन उनके पास कम नहीं होता, लेकिन क्या वो सुखी होते हैं? उनका जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। धन का सीमित अर्थ है। इन्होंने कहा जब आपने केवल भौतिक वस्तुओं को धन की श्रेणी में रखा तो गलत रखा। इसमें अर्थशास्त्र में डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापकों के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं उन्हें भी रखिए। केवल वस्तुएं ही पहले रखी जाती थी। जो धन संबंधी परिभाषा थी उसमें अध्ययन के अंतर्गत केवल वस्तुएं रखी गई थी, सेवाएं नहीं रखी गई थी। तो जो बाद वाले लोग थे उन्होंने कहा कि भाई सेवाओं को भी रखिए, डॉक्टर, इंजीनियर्स की। आर्थिक मनुष्य की जो धारणा बनाई गई है एडम स्मिथ के द्वारा, उसकी भी आलोचना की गई कि केवल और केवल धन कमाने के लिए ही मनुष्य काम नहीं करता है, वह कई और भी काम करता है। दया, प्रेम, परोपकार, देशभक्ति, यह भी तो मनुष्य है। इनको क्यों आपने इग्नोर किया? यह भी इनकी आलोचना हुई। धन प्राप्त करने वाले साधनों पर ध्यान न देना। इस परिभाषा में धन पर ही बल दिया गया है, लेकिन धन जहां से मिलता है उन साधनों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये इसका एक दोष था धन संबंधी परिभाषाओं का। धन व सुख का संबंध विच्छेद। पुरानी जो परिभाषा है धन वाली, उसमें केवल ये कहा गया, ये माना गया कि जो धन है उसी से सुख मिलता है। लेकिन इन्होंने कहा कि धन और सुख दोनों अलग अलग चीजें हैं। जितना धन होगा वह व्यक्ति उतना ही सुख हो, ये जरूरी नहीं। आप सारी सुविधाएं, जैसे कहते हैं ना कि आप जो है मखमली से सजा सकते हैं, बढ़िया सा मखमली बिस्तर बिछा सकते हैं, बहुत सुंदर सा बिस्तर हो, बढ़िया सा इत्र फैला हुआ हो, लेकिन आप ये सब खरीद सकते हैं धन से, नींद नहीं खरीद सकते। क्या नींद खरीदी जा सकती है? आप सुविधाएं, संसाधन जुटा सकते हैं, सुख जो है वो आपके मन का भाव है, ऐसा बात के लोगों ने माना। ठीक है। तो ये जो बातें आपने पढ़ी, इसमें धन संबंधी परिभाषाओं की विशेषता और उनसे संबंधित आलोचना दी गई। आज आपका काम क्या है? आप लिखेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ, जिसमें शुरुआत की बातें लिखेंगे। मनुष्य, यहाँ से आप लिखेंगे अर्थशास्त्र वह विषय है, जितना अंडरलाइन किया हुआ है ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे कि विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण से ये दृष्टिकोण है, जिसमें पहला दृष्टिकोण धन से संबंधित परिभाषाएं, दो परिभाषाएं जैसा कि मैंने आपको बताई है, एडम स्मिथ की, जेस मिल की लिखेंगे। फिर आप इनकी विशेषताएं बताएंगे और उसके बाद में धन से संबंधित परिभाषाओं की जो आलोचना है वह भी लिखेंगे। आज आपको इतने ही नोट्स बनाने हैं। इसमें अगर किसी को लगता है कि सर बनाने में कोई समस्या होगी, ये चीज कम आई समझ में, ये शब्द कठिन था, तो वो आप पूछ लीजिए, अभी पूछ सकते हैं, या बाद में भी जब आपको लगे कि आप नोट्स बना रहे हैं उस दौरान अगर कोई दिक्कत आएगी तो भी पूछ सकेंगे। ठीक है। तो अभी किसी को कुछ पूछना है, कोई बात, जो इतनी बातें आपने सुनी? अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं अभी पूछूंगा। सर ये धन संबंधित परिभाषाओं की विशेषताएं में सारे पॉइंट लिखने हैं? हाँ, इसमें जितने पॉइंट्स हैं 5 ही पॉइंट्स हैं, लिखने हैं। और सर नीचे वाले की भी जो सेकंड वही हेडिंग 5 है इसके पॉइंट है, बाद? 5 पॉइंट्स हैं, कोई ज्यादा नहीं है, लिखने हैं सारे। ठीक है। इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अपनी शब्दों में कर सकते हैं। मेन की पॉइंट्स जरूर लिखिएगा, मतलब जो तथ्य है, जो बात कही गई है वो न छूट जाए, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। हेडिंग के अंदर का मैटर बहुत ज्यादा है।
हाँ सर इन हेडिंग्स के अंदर का जो मैटर है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसे आप कम कर सकते हैं। कोई ऐसी हेडिंग बताइए जिसका मैटर ज्यादा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि कम कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ। सर ये सबसे ऊपर वाली हेडिंग, सर आप थोड़ा स्क्रीन नीचे कीजिए, मतलब ऊपर कीजिए। किसमें, विशेषताओं में या आलोचनाओं में? सर ये इसमें विशेषताओं में, विशेषताओं में नहीं धन पर अधिक, अच्छा आलोचनाओं में। आलोचनाओं में जो पहला इसका लिखा हुआ है उसमें आप लिखेंगे अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने धन संबंधित परिभाषाओं की आलोचना की है। विलियम मैरिस ने गणित विज्ञान, कार्लाइल ने कुबेर विधा, तो रस्किन ने इसे मक्खन का विज्ञान तक, रोटी और मक्खन का विज्ञान तक कहा। आलोचनाओं के बिंदु निम्न प्रकार हैं, समझ गए? तो ये जो यहाँ पे आपको 5-7 लाइनें दिख रही हैं वो 3-4 लाइनें हो जाएंगी। पहली वाली बात फिर से बोलूं, फिर से बताऊं बच्चों इसी बात को? यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे धन संबंधी परिभाषाओं को की आलोचना करते हुए विलियम मैरिस ने गणित विज्ञान, कार्लाइल ने कुबेर विधा, तो रस्किन ने रोटी मक्खन का विज्ञान तक कहा। निम्न वार निम्नलिखित बिंदुओं से इसकी आलोचना समझते हैं। पहला, धन पर अधिक बल, मानव कल्याण की उपेक्षा। तो क्या लिखेंगे इसमें? अगर इसमें लिखना हो आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे धन को ही सर्वस्व मान लेना उचित नहीं है, धन साधन है, साध्य नहीं। अब ये तो इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ये भी अच्छा सेंटेंस होता है। क्या लिखेंगे? धन को ही सबसे ज्यादा महत्व देना उचित नहीं है, क्योंकि धन मात्र साधन है, साध्य नहीं है। साधन का मतलब होता है जिसके माध्यम से आप कोई चीज पाते हैं, और साध्य का मतलब होता है, साध्य का मतलब होता है जो चीज आप पाते हैं। ठीक है? जैसे सुख आप अगर पाना चाहते हैं या मानव कल्याण पाना चाहते हैं, तो मानव कल्याण धन से हो सकता है, लेकिन धन ही मानव कल्याण नहीं है। क्या है? अगर आपको धन दे दिया जाए ढेर सारा और कहा जाए कि यही खाइए, यही पीजिए, यही नहाइए धोइए, इसी से सब कुछ करना है, तो बताइए क्या हो पाएगा? नोट तो नहीं खा सकते, है ना? नोट पहन नहीं सकते, नोट नहा धो नहीं सकते, नोट से नहीं होगा। नोट साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? इन्होंने, विद्वानों ने धन को साध्य माना है, नए वाले जो विद्वान हैं। ठीक है? लेकिन जो बाद वाले विद्वान हैं, भौतिक कल्याण वाले, इन्होंने इसको साध्य नहीं माना, साधन माना। तो आप इसमें केवल इतना लिख सकते हैं कि धन सर्वस्व नहीं है, सब कुछ नहीं है, धन मात्र साधन है, साध्य नहीं है। साध्य से तात्पर्य है जो हमारा लक्ष्य है, जिसे हम जिस स्थिति में जाना चाहते हैं। ठीक, बात क्लियर है? तो फिलहाल आज के लिए थोड़ा सा मैंने बताया है, कोशिश करें। देखिए, मैं आपको बहुत आसानी से नोट्स की पिक्स भेज सकता हूँ, और ये भी बता सकता हूँ कि इसमें से ये लिखना है। पुराने नोट्स भी हैं, बच्चों के पढ़े हुए हैं, वो भी आपको दिए जा सकते हैं। कोई फायदा नहीं होगा, आप स्वयं सीखिए। किसी को अगर भूख लगी है तो उसे रोटी देने से अच्छा है कि उसे रोटी बनाना सिखाया जाए। तो नोट्स देने से अच्छा है कि आपको नोट्स बनाना सिखाऊं। थोड़ा सा समय लगेगा, 3-4 दिन 5-6 दिन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यास कीजिए, सीखिए करने में, नोट्स बनाने में अपनी भाषा में। जहां दिक्कत है वहां फिर पूछिए, बार बार पूछिए। मैं बार बार बताऊंगा कि ऐसे बनाएंगे, ये चीजें रखनी है, ये चीजें छोड़नी। की पॉइंट्स लेंगे, मेन बात पहले पूरा पढ़ लीजिए, देखिए कि उसमें क्या बात कही गई है, और फिर उसको अपने नोट्स में शामिल कर दीजिए। ठीक है? यस सर। तो कर पाएंगे सभी लोग इतना? यस सर। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब खुश रहिए। ठीक है? क्योंकि धन भी है आपके पास, तो आप सुख जी सर। महसूस कर सकते हैं अपनी मानसिकता से। ठीक है? ओके बच्चों, आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खुश रहिए। हैव अ नाइस डे सर। Have a nice day, sir.